वेलकम स्टूडेंट्स, बायोटिक क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और जो क्लास 12th और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, यानी जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सीधा चलेंगे, हम रेप्लिकेशन देखेंगे, हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, और हम देखेंगे ट्रांसलेशन, कैसे कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जैसे कि आप सबों को पता है कि डीएनए की जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास दो तरह के जेनेटिक मटेरियल हैं। वन इज डीएनए एंड अनदर वन इज आरएनए। एज जेनेटिक मटेरियल हमारे पास एक तो आरएनए प्रेजेंट है और हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए और आरएनए को, ये जो दो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है, इन दोनों को हम कंबाइनली हम न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइनली हम न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, डीएनए और आरएनए को। और डीएनए जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो इनमें क्या क्या, कौन कौन से इनके कंपोनेंट्स क्या है, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इनमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है। यानी ये जो पांच चीजें हैं, यही इन्हीं की कंपोजिशन की वजह से, इन्हीं की एसोसिएशन की वजह से डीएनए और आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल बन जाता है। अगर हम बात करें डीएनए की, ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो है डीएनए। और एक्सेप्ट कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जैसे कि राइबोवायरस है, राइबोवायरस के जेनेटिक मटेरियल उनका आरएनए है। जैसे रेट्रोवायरसेस है, हम एचआईवी की बात करते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस है, उसकी अगर हम बात करें, उनका भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो उनका जेनेटिक मटेरियल भी आरएनए है। दैट मीन्स जेनेटिक हमारे पास दो तरह के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। ठीक, अगर हम बात करें डीएनए की, अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए की जब हम बात करते हैं तो डीएनए की ऑकरेंस हम देखेंगे, डीएनए की लोकेशन हम देखेंगे। तो डीएनए हमारे पास, जब हम डीएनए की ऑकरेंस की बात करेंगे, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए है वो कहां पे प्रेजेंट होता है। हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं, वन इज यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनमें दो तरह के जो डीएनए हैं उनमें दो लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं। डीएनए एक तो न्यूक्लियस में एक डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक, और कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज है, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज है जिनमें ये डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन किन में, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स जो है, यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनमें भी ये डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन किन में, यूकैरियोट्स में। अब जो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। दैट डीएनए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर डीएनए। ठीक, अब अगर हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें, किस सेल ऑर्गेनेली में, यूकैरियोट्स की किस सेल ऑर्गेनेली में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के, और प्लास्टिड्स में डीएनए प्रेजेंट होता है।
और अगर हम न्यूक्लियस, जो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उस न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, और जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया या सेल ऑर्गेनेलिज में, जो बाकी ऑर्गेनेलिज में डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, उस डीएनए को ऑर्गेनेली डीएनए बोलते हैं। दैट डीएनए इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेली डीएनए, यानी वो डीएनए जो अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बगैर बाकी ऑर्गेनेलीज में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेली डीएनए, राइट। तो अगर हम न्यूक्लियर डीएनए की बात करें, न्यूक्लियर डीएनए की क्या स्पेसिफिकेशन है, न्यूक्लियर डीएनए जो है वो इन एसोसिएशन होता है, दैट इज इन एसोसिएशन विद हिस्टोन्स, इन एसोसिएशन विद हिस्टोन्स। जो न्यूक्लियर डीएनए है वो अटैच्ड होता है, उस पे क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टोन्स उन पे प्रेजेंट होता है, यानी हिस्टोन्स न्यूक्लियर डीएनए पे अटैच होता है। तो जो भी ये हिस्टोन्स क्या है, हिस्टोन्स एक किस्म के क्या है, प्रोटीन्स, हमारे डीएनए में एक तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटीन्स, ये हिस्टोन्स सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए में अटैच होता है, न्यूक्लियर डीएनए की एसोसिएशन में होता है, न्यूक्लियर डीएनए पे ही प्रेजेंट होते हैं, और इस हिस्टोन्स की वजह से ही क्रोमैटिन फाइबर्स बनते हैं हमारे न्यूक्लियस में। क्या बनते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो इन्हीं हिस्टोन्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स पे अटैच हो जाते हैं और क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनेली डीएनए की बात करें, ऑर्गेनेली डीएनए में क्या है, दैट इज ऑर्गेनेली डीएनए इज विदाउट, ऑर्गेनेली डीएनए इज दैट इज विदाउट हिस्टोन्स, यानी ऑर्गेनेली डीएनए में हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनमें हिस्टोन्स की एसोसिएशन नहीं होती है। दैट मीन्स जब हिस्टोन्स की एसोसिएशन नहीं है ऑर्गेनेली डीएनए में, तो क्रोमैटिन फाइबर्स नहीं बनेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो या ऑर्गेनेली डीएनए जो है इसमें हिस्टोन्स नहीं होते, तो क्रोमैटिन फाइबर्स भी इसमें नहीं बनते हैं। ठीक, तो ये रही बात यूकैरियोट्स की। अब अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की बात करें हम, तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, या आप नोट डाउन इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में अगर हम डीएनए की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑलरेडी, क्या उसमें किस तरह के डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में पहले ही उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज विदाउट न्यूक्लियस, यानी जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो क्या न्यूक्लियर डीएनए होगा, नहीं होगा। तो इनमें प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियर डीएनए है ही नहीं। तो जो डीएनए है वो डायरेक्टली किस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो उसमें कोई भी उसका जो मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई उसका न्यूक्लियस नहीं है। अब बात रही हिस्टोन्स की, क्या प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं प्रेजेंट होते हैं। उनमें भी जो है हिस्टोन्स क्या है, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए में भी क्या है, जिस तरह से ऑर्गेनेली डीएनए में हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं, उसी तरह से हमारे जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में भी हिस्टोन्स क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए में एब्सेंट होते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर्स नहीं बनेंगे। अब other than this DNA that is called as chromosomal DNA in prokaryotes, जिसको हम chromosomal DNA कहते हैं, जिसका कोई जो न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट होता है, तो उस डीएनए में जब उसमें इस क्रोमोसोमल हिस्टोन्स के बगैर, अदर देन दिस क्रोमोसोमल डीएनए के बगैर भी प्रोकैरियोट्स में एक तरह का डीएनए होता है, दैट इज इन सर्कुलर सेगमेंट्स में। क्रोमोसोमल डीएनए के बगैर सर्कुलर सेगमेंट्स में डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट डीएनए सेगमेंट्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। उन डीएनए सेगमेंट्स को क्या हम बोलते हैं, प्लाज्मिड्स।
दैट मीन्स द प्लाज्मिड्स क्या है, ये डीएनए सर्कुलर डीएनए सेगमेंट्स है जो साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कौन? प्लाज्मिड्स हम उनको बोलते हैं। अब जिस तरह से हमने बात की, हमने हिस्टोन्स की बात की, हमने न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। अब जो हिस्टोन्स के बगैर है, अब जो ऑर्गेनेली सेल ऑर्गेनेलिज में डीएनए प्रेजेंट है उसको हम ऑर्गेनेली डीएनए बोलते हैं। लेकिन न्यूक्लियर जो डीएनए है, न्यूक्लियर डीएनए में हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो डीएनए हिस्टोन्स के बगैर होता है, जिस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उस डीएनए हम बोलते हैं नेकेड डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं? नेकेड डीएनए। अब ये नेकेड डीएनए क्या है, तो हम याद रखेंगे, जो नेकेड डीएनए क्या है, नेकेड डीएनए इज द डीएनए विच इज विदाउट द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन्स। जिस डीएनए पे हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? उस डीएनए को हम नेकेड डीएनए बोलते हैं। ठीक, तो ये रही बात है, हमने प्रोकैरियोट्स की जो ओकरेंस है डीएनए की, जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं या यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें डीएनए की, अगर हम बात करेंगे तो डीएनए की जो, अगर हम नेचर की बात करें, अगर हम डीएनए के नेचर की बात करें, नेचर ऑफ डीएनए, तो हमें यह पता चलता है कि डीएनए जो है, डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। डीएनए क्या है? डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। तो लेकिन सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट कहां से किया गया? सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट कहां से किया गया? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक मिशर है। उन्होंने 1869 में पस सेल्स के न्यूक्लियस में से डीएनए को आइसोलेट किया। पस सेल्स के न्यूक्लियस में से, इन द न्यूक्लियस ऑफ, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स, यानी पस सेल्स के न्यूक्लियस में से फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को आइसोलेट किया। कब? 1869 में। तो वहां से हमें पता चला कि जो डीएनए है, डीएनए एसिडिक कैरेक्टर का होता है। डीएनए का जो नेचर है वो एसिडिक होता है। तो क्यों एसिडिक होता है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ऑन डीएनए, क्योंकि डीएनए पे फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए का जो नेचर है वो एसिडिक है। तो ये एक याद रखने वाली बात है कि क्यों डीएनए का नेचर किस वजह से एसिडिक होता है। हर जगह जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ही जरूरी है। उस चीज का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हम पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो हमें क्या पता चलता है? तो पहले स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डीएनए के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज से डीएनए बनते हैं। जब हमने पहले ही बात की, हमने बोला हमें ये पता है कि डीएनए जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ऑलमोस्ट जितने भी प्रोटीन्स हैं उनसे भी बड़ा ये कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल है, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। डीएनए जो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी बहुत सारे कंपोनेंट स्मॉल मोनोमर से बना है। मोनोमर्स यानी इसके मोनोमर्स कौन से? न्यूक्लियोटाइड्स। और जब यही न्यूक्लियोटाइड्स, जब इसके जो यूनिट्स हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, जब यही न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जब यही न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती हैं। तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज डीएनए। यानी एक डीएनए में जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम, जब यही न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनको हम
इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो एक ये इसका जो डीएनए का यूनिट है वो क्या है, उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो अब जब हमें जानना जरूरी है तो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स क्या है, यानी डीएनए के कंपोनेंट्स क्या है। तो डीएनए की जब हम बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की जब हम बात करते हैं, तो हमें न्यूक्लियोटाइड में, या हम बोलेंगे डीएनए के 3 कंपोनेंट्स है। डीएनए के 3 कंपोनेंट्स हमें डीएनए के मिलते हैं। फर्स्ट वन, पहला कंपोनेंट दैट इज राइबोस शुगर, यानी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक, यानी पेंटोस शुगर जो राइबोस होता है। और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं हम उसको, जिसको हम केमिकली फॉस्फेट, बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं, फॉस्फेट बोलते हैं। और द थर्ड वन, तो तीसरी चीज जो न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होती है यानी डीएनए में प्रेजेंट होती है, तो वो होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। यानी हमारा जो हमारा डीएनए है उसमें जो कंपोनेंट्स है, जिन चीजों से डीएनए बना है, दैट इज शुगर, पेंटोस शुगर जो राइबोस होता है, एंड द फॉस्फेरिक एसिड जिसको हम बायोलॉजिकली फॉस्फेट बोलते हैं, और तीसरी चीज जो है वो है नाइट्रोजनस बेसिस। लेकिन जब ये पेंटोस शुगर, जब हम जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की बात करते हैं, अगर हम इसी के साथ अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए में भी पेंटोस शुगर प्रेजेंट होता है, वो भी राइबोस शुगर होता है। लेकिन आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है, आरएनए उसके स्ट्रक्चर और डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में जो डीएनए होता है वो डबल चेन होता है, यानी उसका जो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होती है। लेकिन इसका जो शुगर दोनों में सेम है, पेंटोस शुगर दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारा डीएनए है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर किसमें प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब ये डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या है, पहले जब हम डीएनए की बात करें, जब हम पहले ही कंपोनेंट यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर को देखेंगे, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पेंटोस शुगर है, यानी 5 कार्बन शुगर है, ठीक। जब हम इस शुगर को डीऑक्सीराइबोस शुगर को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो 5 कार्बन शुगर है, तो हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा हमारे पास प्रेजेंट होता है, यानी ये पेंटोस शुगर है। लेकिन ये दिस इज स्ट्रक्चर जो है ये आरएनए की जो राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर का ये स्ट्रक्चर है। लेकिन हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो जो डीएनए का जो सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। डीएनए का जो सेकंड कार्बन है, यानी ये जो कार्बन है, इसका जो ओ है वो यहां से भाग जाता है, वो इस राइबोस शुगर को छोड़ देता है जब बात की जाती है डीऑक्सीराइबोस शुगर की या डीएनए की। जब राइबोस शुगर यानी इसमें OH यहां पे भी प्रेजेंट था, लेकिन जब ये डीऑक्सीराइबोस बना, डीऑक्सीराइबोस कैसे बना, जब ये जो O यहां पे OH प्रेजेंट था, जो यहां का जो O है, सेकंड कार्बन पे जो O था, वो यहां से रिमूव हो गया। कहां से, तो ये क्या बना, ये बना डीऑक्सीराइबोस शुगर। पहले राइबोस था, राइबोस शुगर था जब OH प्रेजेंट था, जब O यहां पे प्रेजेंट था, लेकिन अब बना है डीऑक्सीराइबोस शुगर जब ये O यहां से क्या हुआ, यहां से रिमूव हो गया। तभी फिर इस राइबोस शुगर ने फिर इस ऑक्सीजन को कहा
कि छोड़ जाने का कोई गम नहीं। क्या? छोड़ जाने का कोई गम नहीं, पर कोई ऐसा था जिससे ये उम्मीद ना थी। छोड़ जाने का कोई गम नहीं, बस कोई ऐसा था जिससे ये उम्मीद ना थी। और यही उम्मीद जो है इस राइबोस शुगर को ऑक्सीजन से नहीं थी कि वो छोड़ के चला जाएगा, कि वो छोड़ के चला जाएगा। तो इस राइबोस को इस ऑक्सीजन से उम्मीद नहीं थी कि जो ऑक्सीजन है वो इसको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जब छोड़ के चला गया, ये राइबोस से डिऑक्सी राइबोस शुगर बन गया। राइबोस जब ऑक्सीजन छोड़ के चला गया तो ये राइबोस शुगर से डिऑक्सी राइबोस शुगर बन गया यहां पे। लेकिन तो मतलब इसका ये है कि यहां पे अब OH प्रेजेंट नहीं है, यहां पे अब सिर्फ क्या बच गया? H बच गया। यहां पे सिर्फ H प्रेजेंट है। तो फिर डिऑक्सी राइबोस शुगर ने भी ऑक्सीजन को कह दिया कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो घाटा कैसा हुआ ऑक्सीजन का, वो हम आगे देखेंगे। तो ये शुगर, ये जो है ये स्ट्रक्चर है डिऑक्सी राइबोस शुगर का। ठीक, अब जब हम बात करेंगे, ये था डिऑक्सी राइबोस शुगर। अब जो सेकंड चीज है, अब जो सेकंड कंपोनेंट है किसका? सेकंड कंपोनेंट है डीएनए का, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। यानी फॉस्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोरिक एसिड का, जो फॉस्फोरिक एसिड डीएनए में प्रेजेंट होता है। उसी के साथ फिर आते हैं हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस। तो अब नाइट्रोजनस बेसिस को समझने की बहुत जरूरत है। तो नाइट्रोजनस डीएनए जो है हमारे पास, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस जो है हमारे पास दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। किसमें? डीएनए में। एक को हम बोलते हैं प्यूरीन, वन इज प्यूरीन, और दूसरी है पायरिमिडीन। दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वन इज प्यूरीन एंड सेकंड वन इज पायरिमिडीन। अब प्यूरीन क्या है? प्यूरीन जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये डबल रिंगड, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल रिंगड होता है। इनका प्यूरीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल रिंगड स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन्स का। लेकिन पायरिमिडीन्स का जो स्ट्रक्चर दैट इज सिंगल रिंगड स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बनाता है ये पायरिमिडीन। अब जो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स है, अब प्यूरीन्स में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं? प्यूरीन्स में दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, वन इज एडेनिन। एडेनिन आता है किसमें? एडेनिन प्यूरीन्स में आता है, और गावानिन, एंड गावानिन किसमें आता है? प्यूरीन्स में आता है। प्यूरीन्स में दो नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, वन इज एडेनिन और सेकंड वन इज गावानिन। एंड अब पायरिमिडीन्स की बात रही, पायरिमिडीन्स में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं? पायरिमिडीन्स में आते हैं थाइमीन एंड साइटोसिन। यानी हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, चार नाइट्रोजनस बेसिस। एक का नाम है एडेनिन, सेकंड वन इज गावानिन, थर्ड वन इज थाइमीन, एंड द फोर्थ नाइट्रोजनस बेस इज साइटोसिन। लेकिन एडेनिन और गावानिन इसमें आते हैं, प्यूरीन इसमें आते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज डबल रिंगड स्ट्रक्चर। और थाइमीन और साइटोसिन जो है वो आते हैं पायरिमिडीन्स में, जिनका स्ट्रक्चर सिंगल रिंगड स्ट्रक्चर होता है। तो दैट मीन्स अब जो हर एक जो न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का जो यूनिट है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, हर एक न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स है, डिऑक्सीराइबोस, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेसिस चार किस्म की है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स भी है वो चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास बनते हैं। तो जब अब यही बात रही, तो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे।
अब देखेंगे कि अब जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे ये शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो डिऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है, हमने देखा डिऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है, हमने देखा उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, हमने देखा उसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, और जो नाइट्रोजनस बेसिस 4 तरह के होते हैं, और उन 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस में 2 प्यूरीन्स और 2 पायरिमिडीन्स आते हैं। तो प्यूरीन्स में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, और पायरिमिडीन्स में साइटोसिन एंड थाइमिन आते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स, ये आपस में कैसे कंबाइन हो जाते हैं और कैसे ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो पहले ही हमारे पास है डिऑक्सीराइबोज शुगर, जिसको हम 2 डिऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। 2 डिऑक्सीराइबोज शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, छोड़ जाता है इस राइबोज शुगर को। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, अब जो नाइट्रोजनस, ये क्या है, पेंटोज शुगर, डिऑक्सीराइबोज शुगर है, ये डिऑक्सीराइबोज शुगर। अब यहां पे प्रेजेंट है OH एंड H, ये है डिऑक्सीराइबोज शुगर। अब जो है पहले आएगा नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस कहां पे अटैच हो जाएगी इस शुगर पे? नाइट्रोजनस बेस जो है वो कार्बन नंबर 1 पे जो है नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाती है। इस पे नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पे जो है अटैच हो जाता है। यानी अब जब ये इसमें कौन सी नाइट्रोजनस बेस आएगी? एडेनिन आ सकती है, ग्वानिन आ सकती है, साइटोसिन आ सकती है, या थाइमिन आ सकती, चारों में से एक नाइट्रोजनस बेस आ जाएगी। ठीक, जब ये नाइट्रोजन यहां पे आएगा, जब नाइट्रोजन यहां पे आएगा, इसका नाइट्रोजनस बेस जब यहां पे आएगी, तो जो नाइट्रोजन बेस है, इसका नाइट्रोजन बेस का जो ये H है, ये रिएक्ट करता है इस OH के साथ, डिऑक्सीराइबोज के शुगर के साथ ये रिएक्ट करके, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बाहर निकलता है, ये रिमूव हो जाता है। और जिस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल ये रिमूव हो जाता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहां पे जो रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजनस बेस और डिऑक्सीराइबोज शुगर के दरमियान जो रिएक्शन हो रही है, दैट इज द कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब कि जो वाटर है, वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर का जो है रिमूवल हो जाता है। दैट मीन्स जो ये नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच हो जाती है कार्बन नंबर 1 पे, और जो यहां पे ये नाइट्रोजनस बेस और इस कार्बन 1 का जो बॉन्ड बन रहा है, दैट बॉन्ड इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है नाइट्रोजनस बेस और इस डिऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन 1 के दरमियान एक बॉन्ड लिंकेज बनता है, दैट लिंकेज इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और एंड देयर इज, तो क्या हो जाता है, यहां पे रिमूवल हो जाता है, देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जो है कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट अटैच हो जाता है। अब फॉस्फेट कैसे अटैच होगा? अब यहां पे फॉस्फेट आ गया। अब फॉस्फेट का ये जो H है, फॉस्फेट का ये जो H है, ये रिएक्ट करता है इस शुगर के, इस OH के साथ ये रिएक्ट करता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। दैट मीन्स यहां पे कार्बन नंबर 5 पे भी कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है। कार्बन नंबर 5 पे भी कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है। तो अगर हम यहां पे गौर से देखें, ये जो OH यहां पे प्रेजेंट है, OH मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जहां पे प्रेजेंट होगा, वहां उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। दैट मीन्स ये जो अल्कोहल है, यहां पे अल्कोहल
अल्कोहल और फॉस्फोरिक एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान जब रिएक्शन हो जाती है तो एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दैट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। The bond between nitrogenous base and carbon 1 is glycosidic bond, and the bond between the phosphoric acid, the phosphate, and the carbon number 5 is the phosphoester bond. क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो जब एसिड और ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है यहां पे OH, जब हाइड्रोक्साइल ग्रुप और यानी जब अल्कोहल और एसिड के दरमियान जो रिएक्शन हो जाती है दैट रिएक्शन, उस रिएक्शन में एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है एंड द बॉन्ड इज, यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और यहां पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है, यानी वाटर का जो है वाटर रिमूव हो जाता है यहां से डीऑक्सीराइबोस शुगर से। तो इस तरह से यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड बन गया जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है और एक फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो गया। अब इस न्यूक्लियोटाइड जो है अब कैसे, अब हम देखेंगे, ये हमने देखा कि किस तरह से रिएक्शन हो जाती है, किस तरह से नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाता है कार्बन नंबर 1 पे विद रिमूवल ऑफ वाटर, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है और नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाता है, और किस तरह से फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे अटैच हो जाता है किस ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर लिंकेज, और वहां पे भी कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है यानी वाटर का रिमूवल हो जाता है। तो अब अगर हम बात करेंगे, अब हम देखेंगे कि किस तरह से अब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच हो जाते हैं, आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और फिर जाके ये पहले एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, उसके बाद दो न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया, फिर 3, फिर 4, 5, और इसी तरह से बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, और जिस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को हम डीएनए बोलते हैं। अब अगर हम बात करें, अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन कैसे हो जाते हैं। ये एक डीऑक्सीराइबोस शुगर है, कार्बन नंबर 1 पे एडेनिन प्रेजेंट यानी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है विद हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहां पे एडेनिन प्रेजेंट हो सकता है, यहां पे गावानिन प्रेजेंट हो सकता है, यहां पे साइटोसिन प्रेजेंट हो सकता है, यहां पे थाइमिन प्रेजेंट हो सकता है, यानी कोई भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो सकती है कार्बन नंबर 1 पे विद हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है विद हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट, जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कहां पे और कैसे अटैच हो जाएगी, कंबाइन करेगी। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो यहां पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहां पे आ जाता है, प्रेजेंट है डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहां पे इसका नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, यहां पे एडेनिन हो सकता है, गावानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, और कार्बन नंबर 5 पे ये जो कार्बन नंबर 5 पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है फॉस्फेट OH, यहां पे भी OH, यहां पे डबल बॉन्ड O, ठीक। अब कार्बन नंबर, ये जो कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, और ये जो कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, यहां पे भी दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 पे अब पहले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 पे जो OH प्रेजेंट है, वो कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट प्रेजेंट है, वो इसका जो H है, ये जो H है वो इस OH के साथ क्या करता है, वो फॉस्फेट के OH के साथ रिएक्ट करता है। कार्बन नंबर 3 का जो H है वो फॉस्फेट के जो OH है, फॉस्फेट के OH के साथ रिएक्ट करता है। तो ये क्या बनाएगा, ये फिर से वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा, यानी H2O बनाएगा और H2O रिमूवल हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन।
एंड दिस रिएक्शन इज कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि वाटर का रिमूवल हो रहा है किस किस के दरमियान, कार्बन नंबर 3 के पहले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 पे जो OH प्रेजेंट था उसका H और फॉस्फेट का जो OH है वो आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। और फिर से यहां पे जो रिएक्शन हो रही है, यहां पे जो रिएक्शन हो रही है ये क्या है, फॉस्फेट है यानी फॉस्फो ये एक एसिड है, और इसका क्या है, ये जो OH है, OH मैंने यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी अल्कोहल है। तो जब एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होगी तो एस्टर फॉर्मेशन होती है। यहां पे भी जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनेगा, वाटर की रिमूवल हो जाएगी और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनेगा इस P का इस O के साथ। जब फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, यहां पे जो बॉन्ड है वो भी फॉस्फो ईस्टर, यहां पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। जब दो फॉस्फोइस्टर्स प्रेजेंट है हमारे पास तो हम इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, क्योंकि तो हमें यह पता चला कि अब जो दो डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, दो डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच्ड है, आपस में एसोसिएटेड है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, यानी दो फॉस्फोइस्टर्स बॉन्ड की वजह से आपस में ये एसोसिएट हो रहे हैं एंड बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अब जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स आगे आगे जुड़ते जाएंगे दे विल combine together, they will associate with each other with the help of this phosphodiester bond। तो ये हो गया, हमने देखा कि किस तरह से जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कॉम्बाइन हो जाता है, कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कॉम्बाइन हो जाते हैं, एक फिर और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं किनकी, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज DNA। अब हमारे पास हमने ये देखा, अब जब हम ये देखेंगे कि जो ये डिऑक्सीराइबो, क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 4 है, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 4 है, तो डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी हमारे पास 4 तरह के बनेंगे, 4 तरह के डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। पहली जो डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड दैट इज डिऑक्सीराइबो एडेनिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सीराइबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक। दूसरा है डिऑक्सीराइबो गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, तीसरा है डिऑक्सीराइबो थाइमिडीन, मोनोफॉस्फेट, एंड द फोर्थ वन इज डिऑक्सीराइबो, फिर कौन सा रहेगा, साइटिडीन, डिऑक्सीराइबो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। यानी 4 तरह के हमारे पास डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स 4 तरह के बन रहे हैं। क्यों 4 तरह के बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस 4 तरह के हैं। अब किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ, किसी राइबोस शुगर के साथ एडेनिन बाइंड कर सकता है, किसी राइबोस डिऑक्सीराइबोस शुगर के साथ ग्वानिन बाइंड कर सकता है, और किसी डिऑक्सीराइबो शुगर के साथ साइटोसिन या थाइमीन क्या है बाइंड कर सकता है। तो 4 तरह के डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। वन इज कॉल्ड डिऑक्सीराइबो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सीराइबो गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सीराइबो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डिऑक्सीराइबो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। यानी 4 तरह के मोनोफॉस्फेट्स यानी डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं एंड उन चारों के नाम है डिऑक्सीराइबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सीराइबो गवानोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डिऑक्सीराइबो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सीराइबो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। यानी 4 तरह के डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं और इन्हीं चारों में से ही यही 4 जो है आपस में कॉम्बाइन होते जाएंगे और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। अब जब हमने स्ट्रक्चर देखा किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, एक डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का हमने स्ट्रक्चर देखा। अब इस स्ट्रक्चर में जब एक डिऑक्सीराइबो शुगर, डीएनए का एक पार्ट डिऑक्सीराइबो शुगर और नाइट्रोजनस बेस, डीएनए का यानी एक डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का डिऑक्सीराइबो शुगर और
नाइट्रोजनस बेस जो है, इन दो कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड एक डिऑक्सीराइबोस शुगर बाइंड विद नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन भी हो सकती है, ग्वानिन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है और थाइमिन भी हो सकती है। यानी अब जो फॉस्फेट के बगैर, विदाउट फॉस्फेट रेडिकल के बगैर अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है डिऑक्सीराइबोस शुगर का और नाइट्रोजनस बेस का, इन दो कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। अब ये क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस 4 है तो न्यूक्लियोसाइड्स भी 4 बनेंगे। न्यूक्लियोसाइड्स भी 4 बनेंगे। इस डिऑक्सीराइबोस शुगर के साथ एडेनिन हो सकता है, इस डिऑक्सीराइबोस शुगर के साथ ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और थाइमिन हो सकता है। यानी 4 न्यूक्लियोसाइड्स भी हम बनाते हैं, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। दैट न्यूक्लियोसाइड इज इट इज द एसोसिएशन ऑफ डिऑक्सीराइबोस एंड नाइट्रोजनस बेस। और इसमें न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट नहीं होता है। और जब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ, पहले न्यूक्लियोसाइड बन गया, जब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ फिर कार्बन नंबर 5 पे जब फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो ये एक क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, जो कि डीएनए की यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की क्या है? एक उनके जो है उसके कंपोनेंट है। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारे पास, हम देख रहे हैं, ये हमने सारा देखा। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, हमने डीएनए के कंपोनेंट्स देखे, हमने डीएनए के बारे में जाना कि डीएनए के जो कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जो डीएनए के जो कंपोनेंट्स हैं यानी फॉस्फेट, डिऑक्सीराइबो शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में क्या करता है, आपस में एसोसिएशन हो जाती है, आपस में वो कंबाइन हो जाते हैं। वो सब हमने देखा और हमने देखा डीएनए की प्रेजेंस कहां पे है। हमने हर एक चीज हमने देखी डीएनए के बारे में। इसी के अब हम देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर, इसके जो डिफरेंट मॉडल्स आए डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले जब मॉडल आया वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, जब 1953 में आया, उससे पहले क्या था? उससे पहले ही फ्रेडरिक मिशर ने दे दिया था कि जो उसने न्यूक्लियस, 5 सेल्स के न्यूक्लियस से उसने डीएनए को आइसोलेट किया था। उसने बताया था कि देयर इज उसमें नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन उसमें प्रेजेंट है। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था चारगाफ। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए के जो कंपोनेंट्स है, डीएनए के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में इन्होंने स्टडी की, उनके बारे में इन्होंने केमिकली उन स्ट्रक्चर्स को, उन कंपोनेंट्स को इन्होंने केमिकली स्टडी किया। कौन कौन से स्ट्रक्चर को? अब डीएनए में पहले ही पता उसमें क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन उसमें प्रेजेंट है। तो इन्होंने उन्हीं कंपोनेंट्स को, केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी किया और इन्होंने कुछ रूल्स दे दिए। चारगाफ ने कुछ रूल्स दे दिए कि डीएनए में ये केमिकल्स कैसे और किस अमाउंट में प्रेजेंट है। ये किसने दिया? चारगाफ ने। ये मॉडल जो है, ये जो रूल्स है ये दिए चारगाफ ने। इनने बताया कि किस तरह से प्यूरिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है डीएनए में, कैसे वो बाइंड करते हैं, ये सब चारगाफ ने दे दिया। और इसके जो इन्होंने जो रूल्स दिए, चारगाफ ने जो रूल्स दिए, इनको हम बोलते हैं चारगाफ्स रूल्स ऑफ इक्विवेलेंस। चारगाफ ने जो रूल्स दिए उनको हम बोलते हैं चारगाफ्स रूल्स ऑफ इक्विवेलेंस। अब चारगाफ ने क्या बताया? इनने बताया कि जो डीएनए है उसमें जो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की जो अमाउंट है वो सेम होती है, वो ऑलमोस्ट वो इक्वल होती है इन नंबर। क्या प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स जो होते हैं वो दे आर इक्वल इन नंबर। ये किसने बताया? ये चारगाफ ने दे दिया। एंड उसी को हम, इनके रूल्स को हम क्या बोलते हैं? चारगाफ्स रूल्स ऑफ इक्विवेलेंस। इन्होंने बताया जो प्यूरिन्स है, नंबर ऑफ प्यूरिन्स जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स। अब जो प्यूरिन्स है
प्यूरिन्स की जो नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स। अब जितने प्यूरी एक डीएनए मॉलिक्यूल में, एक डीएनए में जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स भी होंगे। अब प्यूरिन्स क्या क्या है? प्यूरिन्स है एडिनिन, प्यूरिन्स है एडिनिन और गवानिन, यानी प्यूरिन्स। अब नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स, यानी थाइमीन प्लस साइटोसिन। ये किन्होंने बताया? ये दिया चारगाफ ने। पहला रूल कि प्यूरिन्स बराबर होते, इक्वल अमाउंट में होते हैं पायरिमिडीन्स के, जितने प्यूरिन्स प्रेजेंट उतने पायरिमिडीन्स प्रेजेंट। और सेकंड रूल इन्होंने दे दिया कि जितने शुगर, डिऑक्सीराइबोस शुगर जितने प्रेजेंट है डीएनए में, क्योंकि हमने देखा डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें क्या कंपोनेंट्स क्या क्या है? डिऑक्सीराइबोस शुगर, उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है और उसमें फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट रेडिकल उसमें प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी शुगर रेजिड्यूज जितने भी प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ शुगर रेजिड्यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉस्फेट। नंबर ऑफ शुगर रेजिड्यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉस्फेट, कि जितने शुगर रेजिड्यूज प्रेजेंट है उतने ही फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? डीएनए में। डीएनए मॉलिक्यूल में पहले जितने प्यूरिन्स उतने पायरिमिडीन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने शुगर रेजिड्यूज, जितने शुगर डिऑक्सीराइबोस शुगर जितने प्रेजेंट होते हैं उतने ही फॉस्फेट रेजिड्यूज भी उतना ही जो है फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। किसमें? डीएनए में। एंड थर्ड रूल इज, इन्होंने एक रेशियो दे दिया, बेस को बोलते हैं हम बेस रेशियो। इन्होंने चारगाफ ने अपने रूल्स ऑफ इक्विवेलेंस में क्या दिया? एक तीसरा रूल दे दिया, उसको हम बोलते हैं बेस रेशियो। बेस रेशियो उन्होंने कहा कि प्यूरिन ए प्लस थाइमीन इज डिवाइडेड बाय ग्वानिन प्लस साइटोसिन, यानी प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स के जो दरमियान जो रेशियो होता है दैट इज स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज। हर स्पीशीज के लिए वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। जो बेस रेशियो जो है दैट इज स्पेसिफिक फॉर एवरी स्पीशीज, कि हर एक स्पीशीज का अलग अलग ये बेस रेशियो होता है। कि अगर लेकिन और जो ये बेस रेशियो है, इसके बेसिस पे, बेस रेशियो के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर स्पीशीज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेस रेशियो। बेस रेशियो के बेसिस पे हम डिफरेंट स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किस स्पीशीज का है एंड दूसरा ऑर्गेनिज्म वो किस स्पीशीज का है, वो हम पता लगा सकते हैं, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बेस रेशियो। ठीक। और ये जो बेस रेशियो है ये ऑर्गेनिजम्स में, ये स्पीशीज में कभी चेंज नहीं होता है। डिफरेंट टिश्यूज की अगर हम बात करें, हर टिश्यू में ये सेम होता है, हर सेल में ये बेस रेशियो सेम होता है। और एट एवरी स्टेज अप्लाइड, हर एक एज ग्रुप में ये जो हर एक स्पीशीज की हर एक स्टेज पे, हर एक एज ग्रुप में ये जो बेस रेशियो है ये हमेशा सेम रहता है, ये कभी फ्लक्चुएट नहीं करता। एज के साथ साथ ये कम या ज्यादा नहीं होता है। ये बेस रेशियो इट इज specific for every species, and this is used to identify, this is helpful in identifying the different species. These were some rules of Chargaff's rule. These were the rules, Chargaff's rules of equivalence, that number of purines is equal to number of pyrimidines, यानी guanine जितने adenine guanine उतने थाइमीन एंड साइटोसिन। एंड और सेकेंड रूल, जितने शुगर रेजिड्यूज उतने फॉस्फेट रेजिड्यूज। ठीक। एंड थर्ड दैट इज बेस रेशियो। बेस रेशियो इज स्पेसिफिक फॉर एवरी स्पीशीज। ये दे दिया चारगाफ ने, एंड दीज वर सम ऑफ द चारगाफर्स रूल्स ऑफ इक्विवेलेंस। और इन्होंने कब दिया? 1951 में, यानी बिफोर वाटसन एंड क्रिक proposed, before Watson and Crick proposed the structure of DNA, this Chargaff gave its rules of his
gave the rules of equivalence. Now we will study about Watson and Crick model of DNA. वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन ने और क्रिक ने ये मॉडल कब दिया? 1953 में इन्होंने डीएनए का एक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो दे दिया वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। लेकिन उससे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर पे, क्योंकि अब सारे यानी फ्रेडरिक मिशर, चारगाफ ने इन्होंने सब कुछ दे दिया था। उन्होंने बताया था, फ्रेडरिक मिशर ने बताया कि डीएनए प्रेजेंट है, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। चारगाफ ने दे दिया कि किस तरह से इसमें जो केमिकल्स है, इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस है, चाहे शुगर है चाहे फॉस्फेट है, वो किस अमाउंट में, किस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं डीएनए। पर अब ये जो साइंटिस्ट है ये अब डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से प्रपोज नहीं कर पाते थे, और ताकि अब पूरी जो पब्लिक है, पूरी जो साइंस, जितने भी लोग हैं, उनके सामने डीएनए का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रखा जाए। उस चीज को प्रपोज करने में, उस स्ट्रक्चर को समझने में ये सारे साइंटिस्ट जो है वो अभी कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे। इस बीच में एक्सरे जो क्रिस्टलोग्राफी वो इंट्रोड्यूस होगी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इंट्रोड्यूस होगी। उसके बाद दो साइंटिस्ट जिसका नाम लेना चाहेंगे, फ्रैंकलिन और वेल्किन। अब ये जो दो साइंटिस्ट्स हैं ये काम कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे एक्सरे डायफ्रैक्शन पिक्चर्स किसकी? डीएनए की। ये क्या कर रहे थे? एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडी कर रहे थे डीएनए की। अब डीएनए की जब ये एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडी कर रहे थे, इन्होंने जब इसकी डीएनए की जब इन्होंने पिक्चर्स ली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, तो इनको पता चला कि डीएनए जो है दैट इज डबल हेलिकल इन स्ट्रक्चर। फ्रैंकलिन और जो वेल्किन है ये स्टडी कर रहे थे एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडी के दौरान, इनको पता चला कि जो डीएनए है दैट इज डबल हेलिकल इन स्ट्रक्चर। और जो ही यानी 1952 में ये स्टडी कर रहे थे, 1952 में जब इन्होंने डीएनए की पिक्चर्स देखी एक्सरे डायफ्रैक्शन में, तो इन्होंने ये जो पिक्चर्स है ये जल्दी, क्योंकि वाटसन और क्रिक वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे थे किस पे? डीएनए के स्ट्रक्चर पे। जो ही इन्होंने डीएनए की पिक्चर्स देखी, इन्होंने डीएनए की जो पिक्चर्स है वो अवेलेबल वो पहुंचा दी किनके पास? वाटसन और क्रिक के पास पहुंचा दी। और वाटसन और क्रिक उन्होंने उसके बाद 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। और सबसे बड़ी चीज, और जो वाटसन जो डीएनए का स्ट्रक्चर आया, उसमें सिर्फ वाटसन और क्रिक का हाथ नहीं था, उसमें फ्रैंकलिन का भी हाथ था, वेल्किन का भी हाथ था, और चारगाफ का भी हाथ था, क्योंकि उन्होंने ही डीएनए की जो डीएनए की जो केमिकल्स है, डीएनए के जो कंपोनेंट्स है, उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो अमाउंट के बारे में उन्होंने स्टडी किया था, उन्होंने ही अवेलेबल किया था। दैट मीन्स जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर आज हमारे पास प्रेजेंट है, उसमें वेल्किन का उसमें बहुत ही बड़ा एक पार्ट था, फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा पार्ट था, वाटसन, क्रिक एंड चारगाफ का बहुत बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़ा पार्ट था। और इसी के साथ जब इन्होंने ये पिक्चर जो है वाटसन और क्रिक के पास अवेलेबल कर दी, तो 1953 में वाटसन और क्रिक ने क्या है, उन्होंने डीएनए का एक फुली स्ट्रक्चर्ड एक मॉडल तैयार किया, और वो 1953 में लोगों के सामने आया। एंड दैट वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि हाँ, यही जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, यही जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हम देखेंगे कि ये डीएनए का जो इन्होंने मॉडल दिया, इन्होंने डीएनए के बारे में क्या प्रोपोजिशंस की, क्या इन्होंने कंक्लूजन थे इनके कि डीएनए के स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उसमें जो डिफरेंट केमिकल्स है वो कैसे बिहेव करते हैं।
वॉटसन एंड क्रिक ने क्या मॉडल दिया डीएनए का? इन्होंने जो इनके प्रपोजिशन से, इनकी जो कंक्लूजन से इन्होंने बताया कि डीएनए इज प्रपोज्ड ऑफ डबल टू एंटी पैरेलल हेलिकल चेन्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बताया? और वॉटसन और क्रिक ने बताया कि जो डीएनए है वो दो एंटी पैरेलल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन से बनी है। दो एंटी पैरेलल का मतलब यानी दो जो इसकी डीएनए की क्या है, डीएनए की दो स्ट्रैंड्स है और दोनों स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। यानी एंटी पैरेलल का मतलब यानी एक दूसरे के पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इस नीचे डायरेक्शन में जा रही है तो ये इस डायरेक्शन में आ रही है। तो यही कहा किसने? वॉटसन और क्रिक ने बताया कि जो डीएनए है, डीएनए दो चेन से बना हुआ है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये आपस में एंटी पैरेलल है। यानी एक 3-5 डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी 5-3 डायरेक्शन में जा रही है। यानी दोनों तो पैरेलल है लेकिन दोनों के डायरेक्शंस जो है, दोनों के डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है। एक अगर जब हम डीएनए की बात करेंगे, एक हम 3-5 तक जाएगी, दूसरी जो है दूसरी 3-5 पे जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसकी जो डायरेक्शन है, एक की 3-5 डायरेक्शन, दूसरी की 5-3 डायरेक्शन है। यानी दोनों की जो डायरेक्शंस है, दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है लेकिन एक दूसरे के पैरेलल है। ये प्रपोजिशन थी, ये कंक्लूजन था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। तो सबसे पहले इसी के साथ साथ अगर हम देखें जो डीएनए इन्होंने जो मॉडल दिया, इन्होंने क्या बताया कि जो दो डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। यानी अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रही है। और जो ये दो स्ट्रैंड्स है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ दिस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, जो ये दो जो स्ट्रैंड्स है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, जो दो स्ट्रैंड्स है, जो एक 3-5 तक जा रही है और दूसरी की डायरेक्शन 5-3 है, ये आपस में एसोसिएटेड है, ये आपस में अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर ये एक चेन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन, ये है दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसकी डायरेक्शन 3-5, इसकी है 5-3। तो दोनों चेन जो है पैरेलल, दोनों चेन के एंटी पैरेलल यानी डायरेक्शन अपोजिट्स हैं, लेकिन जो ये दो चेन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपस में क्या है, कनेक्टेड होती है। तो सेम जिस तरह से आपने एक सीढ़ी देखी होगी ना, जो एक लेडर होती है, उसके दो जो एक लंबे लंबे जो साइड से, एक साइड से भी एक वुडन जो एक लॉग होती है, एक साइड से एक लंबी लॉग होती है, कशर पे काड़े बनान जमींदार पे कड़ आसान, एक साइड थे तो बैक साइड थे कड़ आसान। तो और उसमें यानी एक साइड से एक लंबी जो वुडन जो पीस है वो एक लंबा होता है, दूसरे साइड से भी दूसरा पीस जो है वो लंबा होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। उसके दरमियान जो स्टेपस होते हैं ना, यानी एक दूसरे के साथ जो वो अटैच होती है, एक लेडर देखिए ना ऐसे होते हैं। ये वुडन दो चेन्स, ये मान लीजिए आप ये दो स्ट्रैंड्स है, ये मान लीजिए ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये जो है ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और वो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और जो सीढ़ी में जो बीच वाले जो स्टेप्स होते हैं, जो लकड़ी के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिससे हम ये ज्वाइन कर लेते हैं, ये जो लंबे जो पीसेस है, जो लंबे जो वुडन जो लॉग्स होती है, उन दो को हम कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करना है किस वजह से, इन छोटे छोटे स्टेप्स से। और ये स्टेप्स मान लीजिए आप, ये जो है ये इन दो के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जो इन दो को आपस में अटैच रखती हैं, आपस में एसोसिएटेड रखती है।
दैट मीन्स सेम जो स्ट्रक्चर बनता है, एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है किनका, किसका, डीएनए का। तो इसका जो यानी वाटसन और क्रिक ने क्या बोला कि जो डीएनए है दैट इज एंटी पैरेलल डबल चेन का बना हुआ है, और दो चेन्स जो है वो एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, और ये दो चेन्स है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से आपस में क्या है, एसोसिएटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हमने देखा डीएनए का स्ट्रक्चर, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, उसमें डिऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। तो हम देखेंगे, तो जब हम एक डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम बोलते हैं हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। व्हाट डज दिस हेलिकल मीन? हेलिकल का मतलब यानी स्पाइरल, स्पाइरल शेप होता है, जिस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं एक स्पाइरल की तरह होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर। और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे, जो नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस है, जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है, ऑन द इनर साइड। इन डीएनए की जो स्ट्रैंड्स है, इन किस साइड से, इनर साइड पे, अंदर वाले साइड पे क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है, आपस में कनेक्टेड है। और इन नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो हमने बात की, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं वो किन के दरमियान बन रहे हैं, वो फॉस्फेट के दरमियान नहीं बन रहा, वो राइबोस शुगर, डिऑक्सीराइबोस शुगर और डिऑक्सीराइबोस, क्योंकि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये भी किससे बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हैं ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, डिऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। तो ये तीनों चीजें प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रैंड पे भी यही न्यूक्लियोटाइड्स, यही तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, इस स्ट्रैंड पे भी यही कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, यहां पे भी नाइट्रोजनस बेसिस चारों में से कोई भी हो सकती है, इस पे भी चारों में से कोई भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो सकती है। तो जब हम यहां पे देखते हैं ना, तो ये जो है ना, ये क्या बन रही है, ये जो स्ट्रैंड हमने बनाई ये क्या है, ये तो ये इसके क्या बन रहे हैं, बैकबोन बन रही है। जिस तरह से हमने एक लेडर में देखा, साइड वाली जो लंबे जो वो क्या थे, वो डिफरेंट स्ट्रैंड थे। तो ये एडेनिन जो है, यहां से एडेनिन है, ये थायमिन है, ये एडेनिन या जो ये थायमिन है ये किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजनस बेसिस किससे कनेक्टेड होते हैं, डिऑक्सीराइबोस शुगर के साथ। यानी यहां से इसके साथ जो है, अगर हम देखेंगे 5' 3' जो है यहां पे इसके साथ ज्वाइंट है क्या, डिऑक्सीराइबोस शुगर। कार्बन नंबर 5 पे यहां से फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और यहां से डिऑक्सीराइबोस, और अंदर यहां से क्या है, एडेनिन यानी नाइट्रोजनस बेस। यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, यहां पे इसके साथ नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट है, ये डिऑक्सीराइबोस शुगर है, और एक फॉस्फेट है। इसकी तरह से जो ये नाइट्रोजनस बेस जो हमने देखी साइटोसिन, ये भी इसी तरह से किसके साथ ज्वाइन होगी, ये भी इसी के साथ हम देखेंगे। ये जो साइटोसिन है ये भी किसी डिऑक्सीराइबोस शुगर के साथ कनेक्टेड होगी, ये भी डिऑक्सीराइबोस शुगर के साथ कनेक्टेड होगी, और इसके जो कार्बन नंबर 5 पे उस पे भी फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, उस पे भी फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। अब मैं अलग अलग जो यहां पे क्या दिखा रहा हूं, यहां पे अलग अलग मैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड दिखा रहा हूं, लेकिन आप सभी को पता है इन जो दो ये न्यूक्लियोटाइड्स है, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बन जाता है, इस न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट और इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के दरमियान बन रहा है। तो हम यहां पे दिखाएंगे, सेकंड पार्ट में हम दिखाएंगे न्यूक्लियोटाइड में। ये जो थायमीन है, थायमीन भी किसके साथ जुड़ी हुई है, थायमीन भी यहां से डिऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जुड़ी हुई है। यहां से कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस, और कार्बन नंबर 5 पे, यहां से कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। और ये जो फॉस्फेट है ये इसके साथ इसके कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और यहां से कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट प्रेजेंट है। और ये क्या है, कार्बन नंबर 3 और इस फॉस्फेट के दरमियान क्या बन रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये आपस में सारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और हर एक ये जो यहां से ये जो चेन मैंने दिखाई, तो इस साइड से क्या है, इसके न्यूक्लियोटाइड से डिऑक्सीराइबोस शुगर है, फॉस्फेट है, डिऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फेट। और जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस किस साइड से, इनर साइड में। यहां से भी यही स्ट्रक्चर, यही चीज, यही जो स्ट्रक्चर्स है वो यहां से भी बनेंगे। ये जो नाइट्रोजनस बेस यहां पे प्रेजेंट है, तो इसके इस साइड क्या प्रेजेंट होगा, डिऑक्सीराइबोस शुगर।
क्या प्रेजेंट होगा? डिऑक्सीराइबोस शुगर्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 ये हो गया, यहां पे कार्बन नंबर 3 है, यहां पर कार्बन नंबर 5 पे क्या प्रेजेंट होगा? फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट अटैच्ड है। अब ये जो गावानीन है, अब इसी के साथ यहां से अब सिट्रक बॉन्ड बनेगा। अब दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसी के साथ जुड़ेगा? वो फिर से जुड़ेगा कार्बन नंबर 3 के साथ। फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 ये है, इसके साथ जुड़ेगा, और ये जो कार्बन नंबर 1 पे ये गावानीन प्रेजेंट है। यानी अब जितने भी जो डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब हम बनाएंगे, ये हमने देखा कि स्पाइरल शेप्ड है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है किसका? डीएनए का। यानी अब जो इसकी बैकबोन है, जो हमने देखा, ये क्या है? इसकी बैकबोन है। इसी पे तो एडेनिन गुआनिन, ये तो सारे नाइट्रोजनस बेसिस किस साइड है? अंदर के साइड है। और साइड से क्या है? इस साइड से भी डिऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट, डिऑक्सीराइबोस फॉस्फेट, बाहर से डिऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट, डिऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट, डिऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट बाहर से। और जो नाइट्रोजनस बेसिस है दोनों स्ट्रैंड्स की, वो यहां से भी अंदर के साइड में है, यहां से भी इस स्ट्रैंड से भी अंदर के साइड में है। जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है वो एक दूसरे के क्या होती है? अपोजिट होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। और इन दो स्ट्रैंड्स के बिल्कुल इन बिटवीन होती है, इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में होते हैं। और जो हमने बात की दो स्ट्रैंड्स आपस में क्या, कौन सा एसोसिएशन है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की एसोसिएशन है। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में बन रहे हैं? वो इन्हीं प्यूरिनस नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बन रहे हैं। और किन नाइट्रोजनस बेसिस में? अब जो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस जो है, वो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। प्यूरिनस और पायरिमिडीन्स जो है, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी प्यूरिन जो है वो बाइंड करता है, प्यूरिन बाइंड्स विद पायरिमिडीन, प्यूरिन जो है वो बॉन्ड बनाता है पायरिमिडीन के साथ, प्यूरिन बॉन्ड बनाएगा पायरिमिडीन के साथ। यहां पे डीएनए में जितने भी आप नाइट्रोजन, दोनों स्ट्रैंड्स पे नाइट्रोजनस बेसिस देखोगे, एक स्ट्रैंड पे एक प्यूरिन होगा, वो बॉन्ड बनाएगा, दूसरी स्ट्रैंड पे जो क्या होगा? पायरिमिडीन होगा। और हमेशा जो एडेनिन है, एडेनिन एक प्यूरिन है, एडेनिन हमेशा जो है बाइंड करता है किसके साथ? थाइमीन के साथ, जो कि एक पायरिमिडीन है। एडेनिन हमेशा बाइंड करता है थाइमीन के साथ विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन और थाइमीन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बन रहे हैं, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं एडेनिन और थाइमीन के साथ। और ये हमेशा होगा जहां पे एडेनिन के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में होता है थाइमीन, यानी सिर्फ थाइमीन एडेनिन के साथ बाइंड करेगा, बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 2 बॉन्ड्स एडेनिन और थाइमीन के बीच बन जाते हैं। और इसी के साथ साथ अब प्यूरिन में से क्या बच गया? गावानीन। गावानीन जो है वो हमेशा बाइंड करेगा किसके साथ? वो हमेशा बाइंड करेगा साइटोसिन के साथ, वो हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। लेकिन उन दो के हमें पता है नाइट्रोजनस बेसिस आपस में तो अटैच हो जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इस गावानीन और साइटोसिन के दरमियान जो हाइड्रोजनस बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। यानी गावानीन और साइटोसिन जो है वो आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बाइंड हो जाते हैं। जैसा कि हमने यहां पे देखा, एडेनिन के साथ बाइंड कौन करेगा? थाइमीन। एडेनिन के साथ बाइंड कौन करेगा? थाइमीन। इस स्ट्रैंड का एडेनिन वो उसने बाइंड किया सेकंड स्ट्रैंड के थाइमीन के साथ विद हेल्प ऑफ हाउ मेनी बॉन्ड्स? 2 बॉन्ड जो है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से आपस में क्या करेगा? बाइंड करेगा। इस स्ट्रैंड का साइटोसिन बाइंड करेगा इस स्ट्रैंड के गावानीन के साथ, कितने बॉन्ड से? 3 बॉन्ड से। यानी हमें यह पता चला जो कंक्लूजन्स थे वाटसन और क्रिक मॉडल के कि जो
नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उन्हीं के बीच में वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाते हैं। एक स्ट्रैंड का एडेनिन और दूसरे स्ट्रैंड के जो है थाइमीन, यानी एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऐसा क्यों होता है? क्या एडेनिन ग्वानिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता? क्या थाइमीन साइटोसिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमने जब पहले देखा, हमने प्यूरिन्स का, जब हमने प्यूरिन्स देखे, इनका स्ट्रक्चर बड़ा था, डबल रिंगड स्ट्रक्चर था इनका प्यूरिन्स का। और जब हमने पायरिमिडीन्स देखे, उनका स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर था, छोटा साइज था, सिंगल रिंगड थे ये। लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है किसी का साइज, चाहे किसी नाइट्रोजनस बेस का साइज छोटा हो या किसी नाइट्रोजनस बेस का साइज बड़ा हो, फर्क पड़ता है। क्योंकि ये 18 प्लस का क्या बोलते हैं वो 18 प्लस का क्या है वो फॉग फर्क पड़ता है। तो यहां पे भी फर्क पड़ता है साइज की वजह से, साइज का बहुत फर्क पड़ता है। अगर जब हमने डीएनए, जब वाटसन और क्रिक ने इन्होंने एक और कंक्लूजन दे दी, एक और इन्होंने जो प्रपोजिशन दे दिया वो क्या था? इन्होंने बताया कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स है, उनका जो डायमीटर होता है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ डीएनए वो है 20 एंगस्ट्रॉम। जो है 20 एंगस्ट्रॉम इनका क्या होता है? डायमीटर होता है। लेकिन अब अगर दो जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स का साइज ऑलरेडी बड़ा है। प्यूरिन्स जब साइज बड़ा है तो वो जब वो आपस में, एक प्यूरिन भी बड़ा साइज बड़ा है, दूसरे प्यूरिन का भी साइज बड़ा है, तो जब वो एक दूसरे के साथ बाइंड करते तो एक जो स्ट्रक्चर, जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा बढ़ जाता, और ज्यादा बड़ा होता, तो वो इस 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर में फिट नहीं होते। चलो अगर फिट होते भी है, लेकिन जो अब अगर वो इन्होंने क्या ले ली, प्यूरिन, अगर प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन जो है आपस में बाइंड करते हैं तो इन्होंने ज्यादा जगह ले ली, इनका जो डायमीटर था वो ज्यादा हो गया। ठीक, अब अगर जो हमने पायरिमिडीन्स देखे, उनका साइज क्या है? छोटा है, सिंगल रिंगड होते हैं, तो उनके जो बीच में जो स्पेस होगी वो कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी। जब स्ट्रक्चर कम है तो ऑब्वियसली कम होती। जब हम देखते हैं ना, गाड़ी में कभी चढ़ते हैं तो कोई जब मोटा कोई इंसान होता है जो जिसका वजन जो खाते पीते घर से होता है, तो वो कोई इंसान ऐसा है जो पूरी सीट जहां पे 3 बंदे बैठते हो वो एक ही सीट पे आ जाते हैं, वो एक ही सीट पे आ जाता है, फुल सिंगल बंदा। तो अब अगर हम उसी की जगह जब हम देखें तो उस जगह पे क्या है, उस पे 2 बंदे भी आ सकते हैं, 3 बंदे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम यहां पे जो देखा हमने कि यहां पे इस स्ट्रक्चर में जब दो ये छोटे छोटे दोनों क्या है, छोटे हैं, तो इस स्पेस में क्या आएंगे? दोनों बंदे आ सकते हैं, यानी दोनों जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो इस स्पेस के अंदर मिट जाते हैं, वो इस स्पेस के अंदर आ जाते हैं। दैट इज साइटोनिन और थाइमीन वो क्या आ जाते हैं, वो यहां पे वो जो स्पेस है वो बच जाती है, क्योंकि साइज इनका छोटा है। नाइट्रो जो 20 एंगस्ट्रम है, ये 20 एंगस्ट्रम में बराबर नहीं आ जाते, वो ये स्पेस थोड़ी सी छोड़ देते हैं। जब ये स्पेस छोड़ देते हैं तो इसका मतलब अगर ये एडेनिन ने ग्वानिन के साथ बाइंड किया तो स्ट्रक्चर साइज इनका बड़ा, तो यहां से क्या आ जाएंगे? आउटवर्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब ये जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बाइंड करते तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनता? ऐसा बनता। यहां से अगर फिर से एडेनिन यानी प्यूरिन आपस में एडेनिन और ग्वानिन आ जाए तो ये स्ट्रक्चर बनता। तो क्या जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में पैरेलल बनती? नहीं बनते। आपस में जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में पैरेलल नहीं बनते, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये यहां से आपस में फिर इंटरसेक्ट करते ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता, ये स्ट्रक्चर बनता, तो ये आपस में पैरेलल नहीं बनते। ये जो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, ये आपस में पैरेलल नहीं बनते। जब प्यूरिन और प्यूरिन बाइंड करता, या पायरिमिडीन और पायरिमिडीन के साथ बाइंड करता ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज। तो तब देखा गया प्यूरिन को जो सबसे बहुत ही बड़ी जो कंक्लूजन थी, जो सबसे बड़ी सक्सेस थी इस मॉडल की, यही था कि अब जो बेसिस है वो
कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कैसे बाइंड करते हैं, उन बेसिस को कैसे रखा जाए। तो तभी इन्होंने बताया कि अब जो इसका जो पैरेलल स्ट्रक्चर बनेगा, जो कांस्टेंट, जो इसकी जो डायमीटर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो तभी रहेगा जब एक एडेनिन गवानीन के साथ, जब एक एडेनिन थाइमीन के साथ बाइंड करे, और जब एक गवानीन साइटोसिन के साथ क्या करे, बाइंड करे, तभी जाके जो स्ट्रक्चर जो है, वो कांस्टेंट रहेगा। ये ओब्वियसली बात है। अगर कहीं पे जहां पे अगर एक वही जो खाते पीते घर से है, अगर वो एक जगह पे ये जो सीट है इस पे आ गया, वो आ गया यहां पे, अकेला बैठ गया पूरी सीट पे। अब अगर हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा स्लिम बंदा, छोटा एक बच्चा लाएंगे और थोड़ा एक अडल्ट लाएंगे, वो वहां पे एक सीट पे वो दो बंदे वहां पे एडजस्ट हो सकते हैं। वो हम एक जगह पे एक सीट पे क्या करते हैं, उन दो बंदों को एडजस्ट करते हैं। अगर थोड़ा सा एक बड़ा होगा, एक छोटा बच्चा है, उनको हम उसकी जगह पे एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम दो मोटे मोटे दोनों खाते पीते बंदों को लाएंगे, क्या वो इस जगह में एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अभी जो है हमने जो दो बड़े साइज वाले, यानी जो दो प्यूरिन्स है, उनको एक ही स्ट्रक्चर में उनको बाइंड नहीं होने देते, उनको जो है वो आपस में बाइंड नहीं करते। और इसी की वजह से जो पूरा जब एडेनिन और थाइमीन, यानी एक प्यूरिन एक पायरिमिड है, इसकी वजह से ही जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जो साइज है वो यूनिफॉर्म रहता है, बिल्कुल कांस्टेंट जो डायमीटर रहता है हर जगह पे। और तभी जो दो स्ट्रैंड्स है वो आपस में क्या हो जाती है, पैरेलली वो आपस में अरेंज हो जाती है। अब हम से देखेंगे स्ट्रक्चर कि किस तरह से ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपस में बाइंड करते हैं। या तो अब हम इसी जो स्पाइरल, जो डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, अब हम उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा ब्रीफ में जब हम उसी को हम देखेंगे। तो यहां पे क्या है, हमने देखा ये एक डिऑक्सीराइबोस शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये डिऑक्सीराइबोस शुगर, ये फॉस्फेट, ये एक नाइट्रोजनस बेस, यानी ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। यहां पे भी एक डिऑक्सीराइबोस शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस, और यहां पे फॉस्फेट, ये भी एक पूरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। यहां पे भी डिऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस हो गया। यहां पे भी डिऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस। तो दोनों अब डीएनए स्ट्रक्चर में, अब इसी जो स्ट्रक्चर को है वो हम यहां पे देखेंगे। जिस तरह से यहां पे क्या हम देख रहे हैं कि ये जो दो स्ट्रैंड्स जो बन रही है, एक जा रही है फ्रॉम 5' टू 3' दूसरी जा रही है 3' टू 5', यानी दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो क्या है, वो एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो फॉस्फेट और जो शुगर है, डिऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट एंड डिऑक्सीराइबोस शुगर, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जो है कंबाइंड है, आपस में एसोसिएटेड है, आपस में अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस फॉस्फेट और इस कार्बन नंबर 3 के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इस फॉस्फेट और कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो एक जो सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब अगर हम यहां पे देखें, जो ये एक चेन है, ये एक स्ट्रैंड है किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन है जो 5' से 3' जा रही है, और दूसरी इसकी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है जो 3' से 5' एंड में है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जब हम यहां पे देख रहे हैं कि जो बैकबोन है इसकी, ये जो एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो दो स्ट्रैंड्स का जो डीएनए बन रहा है, तो इसकी जो बैकबोन है, इसके जो साइड्स में, यानी बैकबोन जो है वो किससे बन रहे हैं, वो डिऑक्सीराइबोस शुगर से, एक तो डिऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट से बन रहा है। डिऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट, यानी जो बैकबोन बन रही है वो डिऑक्सीराइबोस शुगर और
फॉस्फेट से बन रही है। और यहां पे भी अगर हम देखें, ये डीऑक्सीराइबो शुगर फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो शुगर फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो शुगर फॉस्फेट, यहां से भी इस स्ट्रैंड में भी जो बैकबोन है वो डीऑक्सीराइबो शुगर और फॉस्फेट रेजिड्यू से बन रही है। और जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो ऑन द इनर साइड ऑफ द स्ट्रैंड्स है, वो इन स्ट्रैंड्स के अंदर वाले हिस्से में आते हैं। यानी एक स्ट्रैंड ये, दूसरी स्ट्रैंड ये, और इनर साइड में क्या क्या आ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। यहां पे भी नाइट्रोजन बेसिस इन दोनों के दरमियान में सारे बिटवीन जो सेंटर में क्या आ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आ रहे हैं दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, दीज आर एट द राइट एंगल्स टू दिस डीऑक्सीराइबो शुगर। ये भी राइट एंगल्स पे आ रहा है, ये भी राइट एंगल्स पे आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बैकबोन है डीएनए की, जो बैकबोन है डीएनए, जो दो स्ट्रैंड्स है उसकी जो बैकबोन बन रही है वो फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबो शुगर से बन रही है। और एडिन और जो नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस आर एट द राइट एंगल्स टू दीज डीऑक्सीराइबो शुगर्स। ये यहां पे नाइट्रोजनस बेस एट द राइट एंगल्स इनर साइड पे आती है, सेंटर में आती है। और हर एडिनिन, क्योंकि हमने देखा कि एडिनिन सिर्फ थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है, और कितने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। एडिनिन, अगर एक स्ट्रैंड में एडिनिन होगा तो हमें यह पता चलता है कि दो जो कॉम्प्लीमेंट्री, जो दो स्ट्रैंड्स होती है, जो डीएनए स्ट्रैंड्स है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कॉम्प्लीमेंट्री का क्या, कॉम्प्लीमेंट्री होने का क्या मतलब है कि अगर हमें एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस पता हो, अगर हमें एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस पता हो, तो हम गेस कर सकते हैं कि अगली स्ट्रैंड में कौन से नाइट्रोजनस बॉन्ड, कौन से नाइट्रोजनस बेसिस इसके साथ बाइंड करेंगे, इसके साथ बाइंड करेंगे, इसके साथ बॉन्ड्स बनाएंगे। अगर यहां पे इस स्ट्रैंड में एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है तो हम ये गेस लगा सकते हैं कि जो दूसरी स्ट्रैंड है उसका अपोजिट में उसका कौन सा नाइट्रोजनस बेस इसके साथ बाइंड करेगा, थाइमीन बाइंड करेगा। क्योंकि ये चीज हमें पता है कि एडेनिन सिर्फ थाइमीन के साथ ही बाइंड करता है, एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन। क्यों, ताकि जो डिस्टेंस बिटवीन जो टू स्ट्रैंड्स रहती है वो थ्रू आउट द डीएनए कांस्टेंट रहती है, पैरेलल रहते हैं। दैट मीन्स ये चीजें बैकबोन हमें देखा कि जो यही तो कंक्लूजन्स थे किसकी, वाटसन और क्रिक मॉडल के, यही तो कंक्लूजन्स थे कि जो बैकबोन बन रही है डीएनए की वो शुगर और फॉस्फेट रेजिड्यू से बन रहे हैं। और जो नाइट्रोजनस बेस से दे लाई ऑन द इनर साइड ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, ठीक। और जो ये दो स्ट्रैंड्स होती है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। यानी अगर हमें एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस पता होंगे, हम अगली दूसरी स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस हम गेस कर सकते हैं। लेकिन अब हमने ये बताया कि ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, और ये 3' एंड, ये 5' एंड, और ये हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन, कौन सा एंड 5' है और कौन सा 3' है। ये हम ऐसे बता सकते हैं। ये 5' एंड क्यों है, क्योंकि यहां का जो कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट प्रेजेंट है वो क्या है, वो फ्री है, वो किसी के साथ बाइंड नहीं किया हुआ है। यानी यहां का जो कौन सा कार्बन फ्री है, इस न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन फ्री है, 5' कार्बन नंबर 5 फ्री है, तो इसको हम बोलते हैं 5' एंड। अगर हम यहां पे देखें इस डीएनए स्ट्रैंड का जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, इस डीएनए स्ट्रैंड का जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये कार्बन नंबर 5 के साथ फिर फॉस्फेट बॉन्ड होता है, फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक। अब यहां पे कार्बन नंबर 5 जो है वो किसके साथ बाइंड किया हुआ है, इसके कार्बन नंबर 3 के साथ, इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ। दैट मींस ये कार्बन यहां पे ये फ्री नहीं है, ये बिल्कुल अटैच है, बाइंड किया हुआ इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ। लेकिन फ्री कौन सा है, कार्बन नंबर 3। यहां पे जो लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 3 जो है वो फ्री है बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ बाइंड कौन करता है, फॉस्फेट, दूसरी न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट बाइंड करता है कार्बन नंबर 3 के साथ। लेकिन यहां पे कार्बन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल फ्री है, कोई फॉस्फेट उसके साथ बाइंड नहीं किया हुआ है। तो दैट मींस ये एंड क्या है, 3' एंड जो है, ये कार्बन नंबर 3 जो है वो फ्री है, तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं, 3' एंड। तो हमें ये पता चलता है जब हम बोलेंगे 5' एंड, तो उसका मतलब हमें यही पता चलेगा कि 5 कार्बन
कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट है वो बिल्कुल फ्री है, उसके साथ कोई न्यूक्लियोटाइड बाइंड नहीं किया हुआ है। और जब हमें पता चलेगा, जब हम सुनेंगे कि 3' एंड है, 3' एंड का मतलब यह है कि कार्बन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल फ्री है, उसके साथ कोई और न्यूक्लियोटाइड बाइंड नहीं हुआ है। अगर हम यहां पे देखेंगे, ये क्या है, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, फिर कार्बन नंबर 5 और फिर उसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड है। यहां पे भी, यहां पे कौन सा एंड फ्री है, कार्बन नंबर 3। अब ये यहां पे ये क्यों बन रहा है, अब आप बोलेंगे कि यहां से तो यहां आ रहा है, यहां पे यहां आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन उल्टे है ना, डायरेक्शन ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पे जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 यहां पे फ्री है। कार्बन नंबर 3 को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ बाइंड होना चाहिए था, लेकिन यहां पे ये फर्स्ट, ये इस न्यूक्लियोटाइड, ये इस डीएनए स्ट्रैंड का पहला न्यूक्लियोटाइड है, तो इसका 3' एंड जो है वो फ्री है, वो किसी फॉस्फेट के साथ बाइंड नहीं किया हुआ है। तो जब फ्री है तो 3' एंड, जो कार्बन फ्री तो 3'। तो यहां पे क्या है, यहां पे 5, यहां पे कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। यहां पे कार्बन नंबर 3 जो है वो बाइंड किया हुआ है इस फॉस्फेट के साथ, दैट मींस ये कार्बन नंबर 3 बंद है, बाइंड हो चुका है। और ये कार्बन नंबर जो 5 है वो बिल्कुल फ्री है, वो किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड नहीं किया हुआ है, तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं, 5' होप ये जो डायरेक्शन है वो आपको समझ आ गए होंगे। 3' एंड क्या है, 5' एंड क्या है, वो क्या है। तो यहां पे भी अगर हम डीएनए के इस स्ट्रक्चर पे देखें, यहां पे भी हम देख सकते हैं कि जो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस, वो इनसाइड दे आर ऑन द इनर साइड। और जो बैकबोन जो है, जिसके जो बैकबोन है, यानी बैकबोन कौन से, ये है, ये बैकबोन में क्या क्या है, बैकबोन में है डिऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट आता है। और एडेनिन और थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनता है, यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। और गानिन और साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, यानी 3 हाइड्रोजनस बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये चीज कंफर्म हुई। तो कल हमने देखा कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स है, जो डीएनए जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, वो क्या है, दे आर हेलिकली अरेंज्ड, ठीक। और इन दो स्ट्रैंड्स के दरमियान जो डायमीटर है वो हमने देखा था, जो डायमीटर था दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। वो क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम क्या है, इसका डायमीटर है। अब यहां पे क्योंकि ये एक स्पाइरल शेपर है, स्पाइरल की तरह ये बना हुआ है, ठीक है ना, डीएनए जो है वो स्पाइरल शेपर है ना, तो डबल हेलिकल है। दैट मीन्स ये क्या बनाते हैं, इसमें डिफरेंट टर्न्स आती है, डीएनए जो है वो टर्न्स में होते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको अभी दिखाता हूं कि कैसे टर्न्स में होता है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, ये जो एक है, ये टर्न हो गया यहां पे, यहां से ये टर्न हो गया ऐसे, ये डिफरेंटली यानी ये सारे क्या हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं। अब जो एक टर्न है, एक टर्न कहां से स्टार्ट होती है, ये है, यहां से स्टार्ट होगी एक टर्न, ये है, यहां से यहां तक ये एक टर्न हो गई। आप बिल्कुल देख रहे हैं ना कि यहां से जो स्टार्ट हो रही है, एक टर्न कहां से स्टार्ट होती है, यहां से ये मूव करना, ये जो स्ट्रैंड है ये यहां से मूव करना स्टार्ट हो गई, यहां से, फिर यहां से इसने टर्न किया, यहां तक आ गई, फिर यहां से दूसरी टर्न स्टार्ट हो गई यहां तक, यहां से फिर तीसरी टर्न स्टार्ट हो गई यहां तक। दैट मीन्स ये जो टर्न है, ये जो एक डीएनए का जो एक टर्न है, इस स्पाइरल शेपर में जो एक टर्न है, जो टर्न होती है वो कितनी लंबी होती है, उसकी लेंथ क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। यानी यहां से लेकर यहां तक जिसमें ये एक टर्न आती है, जिसमें ये एक टर्न आती है, इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब जो ये डीएनए जो, अब ये दो एक टर्न जो है ये क्या बनाती है, ये दो ग्रूव्स बनाती है, ग्रूव्स यानी कैविटी बनाती है, क्या बनाती है, ग्रूव, यानी जिसको हम एक कैविटी एक स्पेस बोलते हैं, दो स्पेसेस बनाती है, दो कैविटीज, दो ग्रूव्स बनाती है। वन इज मेजर ग्रूव एंड अनदर वन इज माइनर ग्रूव, वन इज मेजर ग्रूव एंड अनदर वन इज माइनर ग्रूव। माइनर कौन सी, यानी छोटी वाली कैविटी, दैट इज दिस कैविटी, ये जो कैविटी यहां बन रही है, ये जो कैविटी यहां बन रही है इन दो स्ट्रैंड्स के बीच, दिस इज द माइनर ग्रूव। ये क्या है, माइनर है, माइनर कैविटी है। और ये जो कैविटी बन रही है, ये कैविटी, इसको बोलते हैं मेजर कैविटी। ये क्या है, मेजर कैविटी। अब एक टर्न की जो लेंथ होती है, एक टर्न की लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम,
एक जो टर्न है उसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रम। अब ये डिवाइड होती है दो चीजों में, एक माइनर ग्रू की जो लेंथ होती है दैट इज 12 एंगस्ट्रम, माइनर ग्रू की जो लेंथ होती है वो 12 एंगस्ट्रम है, और मेजर ग्रू की लेंथ यानी यहां से लेकर यहां तक इट इज 22 एंगस्ट्रम। वो कितने होगी, 22 प्लस 12 इज 34 एंगस्ट्रम। यानी एक टर्न की जो लेंथ होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक एक टर्न हो गई, यहां से ये इसने मूव करना, इस साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया, ये टर्न किया इसने, यहां तक आ गई, यानी एक टर्न में, एक टर्न की लेंथ है 34 एंगस्ट्रम, और इस 34 एंगस्ट्रम में दो ग्रूव्स बन रही है, दो कैविटीज बन रही है, माइनर ग्रू एंड मेजर ग्रू। माइनर ग्रू की जो लेंथ होती है दैट इज 12 एंगस्ट्रम, एंड मेजर ग्रू की जो लेंथ होती है दैट इज 22 एंगस्ट्रम। ठीक, अब ये जो एक टर्न है, यानी एक टर्न यहां से स्टार्ट हो गई, फिर से यहां से स्टार्ट हो गई, ये एक टर्न यहां से स्टार्ट होगी, ये इसने टर्न किया यहां पे खत्म हो गई। इस एक जो टर्न में इसमें बराबर 10 बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर यानी एक पेयर, एक नाइट्रो, एक प्यूरिन, एक पायरिमिडीन, एक प्यूरिन, एक पायरिमिडीन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्यूरिन, एक पायरिमिडीन, एक एडेनिन, थायमिन, इसको हम बेस पेयर बोलते हैं। तो कितने, एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। एक टर्न जो है उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, और 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं एक टर्न में। और जो एडजेसेंट बेस पेयर्स होते हैं, जो एडजेसेंट बेस पेयर्स, या हम बोल सकते हैं एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, जो है एक जो बेस पे एक जो टर्न है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, या हम 10 बेस पेयर्स भी कह सकते हैं। और हर जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के दरमियान जो लेंथ है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। The length, the space between the adjacent nucleotides, या हम कह सकते हैं adjacent base pairs, that is 3.4 angstrom। और इस हर एक टर्म में जो है 10 बेस पेयर होते हैं, और दैट मीन्स जो टोटल जो डिस्टेंस बन रही है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। ये थी कुछ चीजें डीएनए के बारे में। अब मैं आप सभी लोगों को एक चीज दिखाने, आपकी सब लोगों के लिए एक चीज लाया हूं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो वो चीज है, ये सभी आप सभी लोगों के लिए, ये कोई जो आप समझ रहे हैं वो चीज नहीं है, फांसी का वो फंदा नहीं है। ये जो डीएनए, ये है, हम डीएनए का एक मॉडल ले आए हैं, क्योंकि हमें पता चला कि जो डीएनए है उसको हमने क्या कहा कि जिस तरह से एक रोप की बनी हुई एक जो लेडर होती है उसको ट्विस्ट किया जाता है। पहले हम तो इसकी 3 स्ट्रैंड्स है, एक स्ट्रैंड हम इसको रिमूव कर देते हैं, एक स्ट्रैंड हमने रिमूव कर दी। अब जो डीएनए है, डीएनए की हमने बताई है कितनी स्ट्रैंड्स है, डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स है। डीएनए की कितनी स्ट्रैंड्स है, 2 स्ट्रैंड्स है। ये आपको बिल्कुल दिख रहा है ना, डीएनए की कितनी स्ट्रैंड्स है, डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स है। तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स है दे रन एंटी पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब ये 2 स्ट्रैंड्स जो है वो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल जा रही है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जा रही है। अब आप यहां पे देखें, यहां पे मैंने इसको कलर किया हुआ है। ये जो टर्न जो है, हमने बात की थी टर्न्स की, ये एक टर्न है, यानी यहां से इसने स्टार्ट किया मूव करना, यहां से इसने ये टर्न किया, यहां पे पहुंच गई। ये टर्न इसने यहां से स्टार्ट किया, ये इसने टर्न किया, यहां पे इसने टर्न किया, बिल्कुल यहां पे इसने ये टर्न किया इसके साथ। तो यहां से यहां तक जो है, फिर यहां से लेकर अब इसने फिर से मूव किया यहां पे। तो आप यहां देख लीजिए, ये जो है यहां पे इसने टर्न किया ऐसे, यहां पे ये जो स्ट्रैंड है ये यहां पे पहुंच गई, और यहां से इसने मूव किया ऐसे। जब मूव किया तो टर्न कहां पे हुआ, टर्न हुआ यहां पे, ये एक टर्न है। यानी तो इसका मतलब ये है यहां से लेकर यहां तक एक टर्न हो गई। और इसमें हमने बताया कि 2 ग्रूव्स बन रही है, इसमें क्या बन रहा है, 2 ग्रूव्स बन रही है, एक मेजर ग्रूव, वन इज मेजर एंड वन इज माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव जो है ये है, इस और इस स्ट्रैंड के दरमियान जो ये स्पेस अंदर की तरफ जा रही है इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। और ये अब जो इस यहां से लेकर यहां तक
जो ये कैविटी जैसी बन रही है इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रूव। अब ये भी जो है ये हेलिकली ट्विस्टेड होती है, ऐसे है ये, यानी एक दूसरे के ऊपर जो है वाइंड की हुई है। और यहाँ पे, अब यहाँ पे भी मैंने देखा ये जो गोल्डन कलर है, शायद आपको दिख रहा होगा, विजिबिलिटी शायद इसकी कम होगी, तो यहां से लेकर ये इसने यहाँ पे टर्न किया, यहां पे टर्न किया, और यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से एक हो गई ये एक टर्न, और यहां से फिर इसने दूसरा टर्न स्टार्ट किया। ये जो ये है ये कैविटी, यहां पे जो ये यहां पे जो है माइनर ग्रूव बन रहा है, और यहां से लेकर यहां तक ये मेजर ग्रूव बन रहा है। और हर टर्न में हमने देखा, यानी यहां से लेकर यहां तक जो मैंने कलर दिखाया है, यहां से लेकर यहां तक कितने बेस पेयर्स है, 10 बेस पेयर्स है। और इस टर्न के दरमियान इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, यानी एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और हर एडिसेंट जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3.4 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की उसमें डिस्टेंस होती है। ये जो डीएनए है असल में ऐसे होता है, यानी इसको मैं थोड़ा सा अनवाइंड कर लूं, शायद उतना क्लियर ना हो पाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो जब हम इसको अनवाइंड कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। था हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर जो हमने देखा कि अब यहां पे जो ये जो स्पेस जो एक ट्विस्टेड होता है, डबल हेलिकल होता है, ट्विस्टेड है यहां पे। अब ये जो स्पेसिस है इन जो टर्नर्स में यहां पे जो है बेस पेयरिंग होती है, यहां पे जो नाइट्रोजनस बेस है आपस में पेयर करते हैं बाय फॉर्मिंग द हाइड्रोजनस बॉन्ड्स। एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 डबल बॉन्ड्स बनते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब यहां पे जो हम बात कर रहे थे, जो बैकबोन, यहां पे बात की हमने स्ट्रैंड्स में बैकबोन्स होती है किसकी, शुगर की और फॉस्फेट की। अब ये जो बैकबोन है, ये जो स्ट्रैंड्स है ना, ये जो स्ट्रैंड्स है यही बैकबोन्स है, और इन्हीं के इनसाइड इस जो अंदर वाला साइड, यहां से एक बेस आएगी, इसके ऊपर से एक बेस आएगी, जो आपस में क्या करेंगे, बाइंड करते हैं, जो विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब जो ये आपस में बाइंड करती है, अब जो ये एक दूसरे के साथ जो ये 2 स्ट्रैंड्स हैं वो बाइंडेड है, एक दूसरे अटैच्ड है, लेकिन किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। एंड एक स्ट्रैंड का ये एंड 5' एंड, और इसके अपोजिट 3' एंड, और ये रन करेंगे नीचे फिर से 3' एंड और 5' एंड। और ये था स्ट्रक्चर डीएनए का, जिसको हमने इस पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप को थोड़ा सा समझ आ गया होगा। तो अब हम एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने देखा कि डीएनए स्ट्रक्चर, वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया 1953 में, उन्होंने बताया कि डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो जिसकी 2 स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होती है एक दूसरे के, यानी अपोजिट डायरेक्शंस में दोनों चलती है। दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, और इन 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान अब ये दोनों जो स्ट्रैंड्स है ये आपस में बाइंड करती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स किन के दरमियान बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान बनती है। और जो एडेनिन है, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ ही बाइंड करेगा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। और जो डीएनए स्ट्रैंड्स की जो बैकबोन है वो फॉस्फेट और शुगर से बनती है, फॉस्फेट और शुगर से बनती है। और जो ये नाइट्रोजनस बेसिस है वो इन दोनों स्ट्रैंड्स के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है दीज आर एट द राइट एंगल्स, यानी 90 डिग्री एंगल पे होते हैं किनके दरमियान, इस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान। और इन जो डायामीटर है, जो इन 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान जो डायामीटर है, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम का जो डायामीटर होता है, ठीक। और जो एक टर्न होती है किसमें, एक जो टर्न होती है किसमें, ये एक टर्न होगी, यहां पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये इस टर्न के एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी हम 10 बेस पेयर्स की बात करें, यानी 10 बेस पेयर्स की बात, तो वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। और इस एक टर्न की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और हर जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। और
इस टर्न में एक जो टर्न है, एक टर्न दो ग्रूव्स बनाती है, दो कैविटीज बनाती है। एक को कहते हैं मेजर ग्रूव एंड अनदर वन इज माइनर ग्रूव एंड अनदर वन इज मेजर ग्रूव। माइनर ग्रुप की जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, दैट इज 12 एंगस्ट्रॉम, और मेजर ग्रुप की जो लेंथ होती है दैट इज 22 एंगस्ट्रॉम। एंड दिस वाज, और जो भी जो ये दो स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी अगर एक स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजनस बेसिस हमें पता हो तो हम गेस कर सकते हैं अगली जो स्ट्रैंड है, दूसरी स्ट्रैंड जो है उसके नाइट्रोजनस बेसिस उसके अपोजिट में क्या होंगे वो हम बिल्कुल गेस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो हमने बात की थी कि जो डीएनए जो है, जो ऑक्सीजन, जो डीऑक्सीराइबो शुगर है, वो ऑक्सीजन को कहता है कि छोड़ जाने का कोई गम नहीं, बस कोई ऐसा था कि जिसे उम्मीद ना थी, और कहा था कि इसमें तुम्हारा घाटा है। तो घाटा इसलिए था कि जब राइबोज से डीऑक्सीराइबो शुगर लीव कर गया, उसे छोड़ के चला गया, तो वो क्या बन गया, डीऑक्सीराइबो शुगर बना। और डीऑक्सीराइबो शुगर क्या हर एक डीएनए में प्रेजेंट होता है, और जब डीएनए में प्रेजेंट है तो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो उसका वैल्यू जो है वो एक तरह से बढ़ गया। तो डीएनए ने भी फिर वापस कह दिया किसको, आरएनए को, कि दुख इस बात का नहीं है कि तुम मुझे नहीं मिले। क्या बताया कि दुख इस बात का नहीं है कि तुम मुझे नहीं मिले, पर अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझे खो दिया। बस अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझे खो दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमने इसमें चारगफ रूल देखा, हमने जो है न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखे, हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल देखा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और आगे भी हमें इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप हमें सजेशंस दीजिए। आपके जहन में अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन उभरता है तो आप हमें वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप वो क्वेश्चन कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में, या हमारे जो डिफरेंट जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे वो क्वेश्चन आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हम उनका जवाब अगले वीडियो में देंगे, या वहीं पे आपको अपना जवाब मिलेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो चैनल है, जो बायोटिक क्लासेस है, आप उसको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये हर एक स्टूडेंट इसका फायदा उठाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जिस तरह से देयर इज अ सेइंग दैट डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और जो भी अभी तो सभी नए हैं, नए जुड़ रहे हैं हमारी फैमिली के साथ, तो सभी लोग जो है वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आप सभी बायोटिक क्लासेस फैमिली के साथ जुड़ जाएंगे, और आगे भी हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।